प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैंने सिस्टम्स पढ़ाया है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में बताया है। और सिस्टम्स क्यों पढ़ाया है मैं बताऊं आपसे कि दुनिया में सबसे अच्छी जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है वो जॉर्जिया टेक अटलांटा में है। जॉर्जिया टेक अटलांटा। कभी मौका लगे मिले तो मैं आपको वहां की वीडियो दिखाऊंगा कि कैसी सिस्टम्स की लैब है। तो उनके यहाँ करीब 110 के ऊपर टीचर हैं डिपार्टमेंट में, 110। और उसमें से करीब 20-25 टीचर जो है वो मैथ के हैं, अप्लाइड मैथ्स के हैं, फिजिक्स के 2 हैं और इलेक्ट्रिकल के भी हैं। सिस्टम्स उनका मेन फोकस होता है। जो इंजीनियर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स, ये सिस्टम्स अप्रोच से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और जो बाकी मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं वो अपने सिस्टम्स अप्रोच नहीं अपनाते। वो अपना जो है जो उनका तरीका है, ये कॉज एंड इफेक्ट से कर रहे हैं, या फिर जो भी आपका हुआ, आपने प्रॉब्लम देखी, सोल्यूशन दे दिया, है ना, सिम्टोमेटिक आप काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता इंडस्ट्रियल में। इसीलिए इंडस्ट्रियल में सोशल साइंस का भी रोल हो गया है। आप को हमने जब जैसे ओआर एक पार्ट है, हमारे इंडस्ट्रियल के एक पार्ट है ओआर, ऑपरेशन रिसर्च। तो ऑपरेशन रिसर्च का 5वीं यूनिट है आपकी। तो आप समझिए, एक एग्जांपल देता हूं कि एक बड़ी बिल्डिंग है, उसमें जो है 4 लिफ्ट लगी थी। 4 लिफ्ट लगी एक साइड में और 50 मंजिल बिल्डिंग है। अब विद टाइम अब वहां पर ऑफिस के 2 ऑफिस हुए, ऑफिस में और स्टाफ बढ़ गया। अब स्टाफ बहुत बढ़ गए। अब होता क्या है, सुबह 9 बजे बड़ी भीड़ लगी रहती थी। अब 60वीं फ्लोर पे तो कौन जाएगा पैदल चल के, चढ़ के, और वहां भीड़ लग जाती थी। तो अब ये प्रॉब्लम आई, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व के लिए बात की गई। जो सोल्यूशन की बात की गई उसमें कई इश्यूज खड़े हुए कि अगर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो क्या हमारी लिमिटेशंस हैं। तो एमसीडी ने वहां के शहर के कहा कि हम जो है आपके बिल्डिंग में कोई भी एक्स्ट्रा शेफ को अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है वो आपका ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक्स्ट्रा लिफ्ट लगा सके। अगर आप चाहते हैं तो आप बाहर से एक जीना बना सकते हैं, लेकिन आपको हम अलाउ नहीं करेंगे कोई लिफ्ट अंदर से लगाने के लिए। बाहर से लिफ्ट लगा लीजिए। अब उनकी प्रॉब्लम ये लिमिटेशन थी। फिर लिफ्ट लगाने की कॉस्ट क्या आएगी? बहुत ज्यादा कॉस्ट आएगी लिफ्ट लगाने की। ठीक, बाहर से पूरा फ्रेम बनाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, वो तिगनी कॉस्ट आएगी। फिर एक और भी हुआ, उसमें लोगों ने कहा कि जो है ये कि हम जो है लिफ्ट को प्रोग्राम कर देते हैं कि वो जो है फर्स्ट 3 फ्लोर पे जाएगी ही नहीं, 4th फ्लोर से स्टार्ट होगी और 60 में जाएगी। फिर किसी ने सोल्यूशन दिया कि इसको हम वेरिएबल कर दें, वेरिएबल प्रोग्रामिंग कर दें कि लिफ्ट जो है आएगी और जो है 60वीं फ्लोर में, और इस पहले 10वीं 60वीं 40वीं ऐसे लेगी और तेज लेके जाएगी। ठीक, तो अब ये हुआ प्रॉब्लम सॉल्यूशन। जिस आदमी ने देखा कि इतना करने के बाद भी बाहर भीड़ बनी रहेगी, इतना लिफ्ट को प्रोग्राम कर दें, चीजें कर दें, तो फिर क्या हुआ सोल्यूशन? अल्टीमेटली क्या सोल्यूशन हुआ कि उन्होंने कहा लिफ्ट का जो सिस्टम है वो प्रोग्राम कर दिया जाए और लिफ्ट को फास्ट स्पीड, 2 लिफ्टें जो है फास्ट स्पीड कर दी जाए, जो कि 40th फ्लोर और 50th फ्लोर पे जाएंगी। सिर्फ 2 लिफ्टें ऐसी जो 40th से 50, एक 40th से 49, एक 50 से 59 जाएगी, 60 जाएगी। एक तो ये किया गया। फिर एक लिफ्ट को डेडिकेट किया गया जो 28 से 39 तक जाएगा, और एक लिफ्ट जो है वो नीचे के लिए हो गई। ठीक, एक तो ये किया गया। और उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि सामने का जो एरिया था वहां पर उन्होंने काउंटर बना दिया कि जो किसी को डाक वाक देनी हो, चीजें देनी हो, वो वहां पे दे दे, उसको लिफ्ट नहीं यूज करनी है। तो जो भी ऑफिस की डाक है वो वहीं पे डाल जाएगा। बॉक्सेस आगे जाके बना दिए गए कंपनी के, और डाक उनकी रिसीव हो जाएगी।
एक उन्होंने और बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, शीशे लगा दिए बड़े बड़े, सामने जहां लिफ्ट है उसके सामने शीशे लगा दिए, और ऐसा कर दिया कि वहां पे खड़े होकर लोग अपने को देख सकें, अपनी शक्ल सही कर सकें, अपना कोट सही कर सकें, अपना शर्ट सही कर सकें, ऐसा कर दिया गया। उससे क्या फर्क पड़ा कि जो लोग वेट कर रहे थे उनको बुरा नहीं लगा, है ना। मान लीजिए आप कहीं वेट कर रहे हैं किसी के यहां और आपको जो है प्रॉब्लम हो रही है, वेटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो अब आप वहां खड़े हैं, अपने को आपने बाल सही कर लिए, आपने कपड़े सही कर लिए, आपने दूसरे लोगों को देख लिया उसमें, तो वो एक आपकी वो हो गई। तो एक सोल्यूशन बन गया ये, जिसमें कि आपने कुछ तो प्रोग्राम किया, कुछ आपने एक सोशल इश्यू को भी सॉल्व किया, वेट करने वाले को सॉल्व किया। तो ये कॉमन सेंस से एक सोल्यूशन निकाला गया। तो अब ये एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सोल्यूशन है। इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन क्या होता है कि भाई लिफ्ट को ऐसे कर दो। ओआर का सोल्यूशन ये है कि इतने में इतने जाएंगे, इतने में इतने जाएंगे। उन्होंने अब एक तो ये चीज है, तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो है होलिस्टिक अप्रोच लेती है। मान लो तुम्हारी फैक्ट्री में अगर वर्कर नहीं आ रहे हैं, आपने देखा कि वर्कर नहीं आ रहे हैं, मैंने भी काम किया है इंडस्ट्री में। तो ये कंपनी थी हमारी एलन ब्रैडले। तो एलन ब्रैडले का जो प्लांट है मैकविन में है, यूएस में। तो वहां पे प्रोजेक्ट में हमको रखा गया और ये हुआ कि आप काम करके आप देख सकते हैं जॉब में ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे। तो मैं वहां पे रिसर्च में उनके टीम में आ गया। तो एलन ब्रैडले के यहां ये था कि उन्होंने को वर्कर्स को उनको 8 बजे बिल्कुल अपना ऑफिस स्टार्ट करता, ऑन डॉट सारा ऑफिस स्टार्ट करना था। लाइन के लिए उनको देखना था कि कोई वर्कर डिले ना हो। ठीक, अब इसी को थोड़ा सा आगे सोल्यूशन के पास था, हम प्रॉब्लम बताते हैं। मान लीजिए आपकी फैक्ट्री में वर्कर टाइम पे नहीं आ रहे हैं, कोई 8 बजे आ रहा है, कोई 8:15 बजे, कोई आ ही नहीं रहा है। तो अब क्या होगा, जब तक कोई वर्कर नहीं आएगा तो उसकी जहां कोई ना कोई लेगा ना, आप लाइन शुरू नहीं कर पाएंगे। तो अब आपकी प्रॉब्लम है, भाई आप क्या करेंगे, वर्कर टाइम पे नहीं आए तो पैसे काट लिए, यही करेंगे ना। तो ये तो एक्शन रिएक्शनरी अप्रोच है कि वर्कर नहीं आया। आप कभी उसके लिए होलिस्टिक अप्रोच नहीं देखें, भाई वर्कर लेट क्यों आ रहा है, काहे को लेट आ रहा है, क्या परेशानी हो रही है, क्या वजह हो रही है। मैंने तो एलन ब्रैडले ने अपने यहां बहुत अच्छा काम किया, जो मैं देख के ताज्जुब रह गया। इंडिया में तो पॉसिबल नहीं होगा वो काम, वो इंडिया में लोगों के दिल बहुत छोटे होते हैं, कॉर्पोरेट के दिल बहुत छोटे होते हैं। सबसे छोटे और सबसे घटिया दिल जो होते हैं कॉर्पोरेट के होते हैं इंडिया में। तो उनके यहां क्या रूल बना कि अगर आप 7:40 तक भी आ जाएंगे तो जो लिफ्ट है वो आपको डायरेक्टली रेस्टोरेंट में ले जाएगी। देखिए, तो आपको ब्रेकफास्ट फ्री मिलेगा। अब ब्रेकफास्ट में अंडा, दूध, कॉर्नफ्लेक्स और ऑमलेट्स और आपको सेब फल मिल जाएंगे। तो जो वर्कर क्लास है उसको ब्रेकफास्ट फ्री मिल गया और वो जल्दी आ जाएगा। तो 7:30 बजे सभी लोग आ जाते थे और बस आती थी फैक्ट्री की, लोग आ जाते थे जल्दी जल्दी। बस जल्दी आ गई, अपना 7:30 बजे ब्रेकफास्ट पे पहुंच गए और 8 बजने में 5 मिनट पे, 8 बजने में 10 मिनट पे आपके अपनी अपनी लिफ्ट स्टार्ट हो जाती थी आपकी। अब आप जो है अपने अपने ऑफिस में पहुंच गए, 8 बजने में 10 मिनट पहले ही पहुंच गए। आप अपने आपने कप उठाया, अपना सेब लिया, जो भी लिया सामान लेके। अमेरिका में लोग खाना खाते हुए ऑफिस जाते हैं। अब आप पहुंच गए। तो उससे मैंने ये बहुत बड़ी चीज देखी कि उनके यहां करीब करीब वर्कर्स की जो अटेंडेंस थी फुल थी, 8 बजे करीब करीब फुल थी, क्योंकि लोगों को वहां पे इंसेंटिव था टाइम पे आने का। अब लेट आएंगे तो नो डाउट पनिशमेंट भी है इसका, लीव पैसे भी कटेंगे, लीव की प्रॉब्लम भी आएगी, इनको इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा। तो चीजें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने देखा कि देखिए ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। अभी जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है दैट यू रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। आप समझ रहे हैं ना।
रिकॉग्नाइज दी प्रॉब्लम। तो मैं आपको एक पीपीटी दिखाता हूं अपनी, जो मैंने बनाई हुई है। अभी आप उस चीज को, हम लोग इंडिया में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं कोविड के लिए, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं बोलेंगे तब भी कोई बात नहीं है। तो मैं इसको आपको दिखाइए, है ना, मैं आपको करता हूं। ये हमने बांस से लिया है, बांस की बुक से लिया है हमने पीपीटी से। तो जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, एक बहुत छोटा सा उन्होंने 4 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस दिया है। 5 स्टेप या 4 स्टेप, 5 स्टेप भी है। पीडीसीए भी होता है, कुछ लोग करते होंगे। कुछ लोग जो होते हैं आरसीटी करते हैं, आरसीए करते हैं, रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो सबसे पहली चीज है रिकॉग्नाइज दी प्रॉब्लम। आपको यह मानना पड़ेगा कि आपके पास एक प्रॉब्लम है। अगर आप ये नहीं मानते हैं प्रॉब्लम है, तो फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरत नहीं। जैसे कंट्री है, हमारे कंट्री में ये गवर्नमेंट मानने को राजी नहीं है कि कोविड मिसमैनेजमेंट एक प्रॉब्लम है। तो जब वो मानने को राजी नहीं है तो वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाएगी। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई में अच्छे नहीं है, आपका बेटा बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है। अगर वो ये नहीं मानता है कि पढ़ाई में अच्छा है तो वो मेहनत नहीं करेगा, वो आपकी बात नहीं सुनेगा। आप समझ रहे हैं ना? डू यू एग्री? आप एग्री करते हैं? यस सर। वर्कर को ये लगता है कि वो टाइम पर आता है, तो प्रॉब्लम को समझता ही नहीं है, वो तो अलग तरह से रहता है। उसको क्या फर्क पड़ता है? वो कहेगा मैं क्यों आपकी बात सुनूं? भाई, अगर वर्कर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, आपने कहा कि क्वालिटी जॉब नहीं हो रहा है, वो प्रॉब्लम को समझता ही नहीं है। जब वो प्रॉब्लम को मानता नहीं है तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। और मैंने ये बहुत अच्छी चीज देखी। मैंने एक एचएएल था लखनऊ में, वहां पे ट्रेनिंग करी थी बीटेक के दौरान। तो वहां पे ट्रेनिंग में उन्होंने मुझे आदमी साथ लगा दिया जो वहां का लीडर था। तो बहुत ही एक सेंसिटिव काम वो करते थे कि लेथ मशीन से वो एक बनाते थे पार्ट, चूड़ी जैसा पार्ट था वो, जो कि कहीं जाके फिट होता था, इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे चूड़ियां होती ना औरतें पहनती, वैसी चूड़ियां थी। तो उस वर्कर के रिजेक्ट बहुत होते थे, बहुत रिजेक्ट होते थे। मतलब 80%, 90% रिजेक्ट हो रहा था पार्ट। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन बुलाता था तो वो कहता था कि आप हमसे दुश्मनी निकाल रहे हो, आपका नापने का तरीका गलत है, आपके गेजेस खराब हैं, आप हमसे दुश्मनी कर रहे हो। और वो हाय हाय करता था। तो उसने कभी भी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज नहीं करता था। समझ लीजिए आप, आप क्या प्रॉब्लम आती है, या आप खुद अपने शॉप फ्लोर पे देखते हैं कि अगर वर्कर नहीं समझता है कि गुड क्वालिटी उसका काम है, तो प्रॉब्लम को समझ ही नहीं रहा है, फिर आप उसको क्या सिखाएंगे, क्या बताएंगे? बेकार है आपके लिए। तो जो हमारे कंट्री में हो रहा है, हमारे बादशाह सलामत जो है वो मानते ही नहीं है कि प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम नहीं है तो मामला खत्म, फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होगी। आप एग्री करते हैं इससे? बात नहीं एग्री करते हैं? डू यू एग्री? जी सर, करते हैं। रिकॉग्नाइज दी प्रॉब्लम। तो सबसे पहले जो भी आप काम करेंगे, आप अपने ग्रुप को कॉन्फिडेंस में लेंगे और आप एक तरह का कॉन्सेंसस डेवलप करेंगे कि प्रॉब्लम है, और इसको लोगों को समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है। आप लोग काइजन करते हैं, कई बार आप इंप्रूवमेंट करते हैं, बट आपका इंप्रूवमेंट आपका होता है, आप कई बार उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपका ग्रुप नहीं मानता कि प्रॉब्लम है। आपने अपने ग्रुप से कहा भाई ये कोई गियर पंप का गियर बन रहा है 50 ग्राम का, हम इसको 45 ग्राम में कम सस्ता कर सकते हैं। उसको प्रॉब्लम नजर ही नहीं आएगी। क्यों सस्ता कर सकते हैं? हम तो ऑलरेडी सबसे बढ़िया बेच रहे हैं, हमें प्रॉब्लम क्या है? हमारी गाड़ी बिक रही, बढ़िया बिक रही है, अब क्यों सस्ता करें इसको?
वो प्रॉब्लम को अप्रिशिएट नहीं करेगा। अब आपका काम है कि आप लोगों को समझाएं, बताएं कि ये प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम क्यों है, इस पे लोग कॉन्सेंसस लाएं। ये एक बात समझिए। तो अब आप जो पहला स्टेप है, अगर आपने प्रॉब्लम को ऑर्गेनाइज कर दिया, जैसे आपको टाइम स्टडी करनी है, टाइम स्टडी जब करते हैं तो वर्कर समझता है दुश्मनी हो रही है मुझसे। आप वर्कर को लाएं, बताएं, लोगों को बताएं कि भाई देखो टाइम स्टडी इसलिए लग जाएगी क्योंकि आपका प्रोसेस चेंज हो गया है, आपका मटेरियल चेंज हो गया है, आपका एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चीजें चेंज हो गई हैं, और आपका जो मैनेजमेंट है वो आपको फिर पैसे नहीं देगा, आपको एक्स्ट्रा वेज नहीं देगा अगर आपका प्रॉपर टाइम स्टडी नहीं होगी। आपकी बाकी जहां पे आउटपुट जो है सारी सिंक्रोनाइज्ड हो गई है, आपकी नहीं हुई है, तब उसको समझ में आएगा कि ये एक प्रॉब्लम है। टाइम स्टडी करना एक प्रॉब्लम है, उसको टाइम स्टडी करवानी है अपनी, उसको लगेगा। अदरवाइज वो कहेगा ये तो मेरी दुश्मनी निकाल रहा है मुझसे, ये मेरी जात के नहीं है, मेरे साथ के नहीं है, ये ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, मुझसे मैं पानी नहीं पिलाता हूं तो मुझे दुश्मनी कर रहा है। तो दिस इज व्हाट पीपल थिंक। वेरी फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंड एंड टेल द ग्रुप, एंड ग्रुप शुड अप्रिशिएट दैट देयर इज अ प्रॉब्लम। अब जब प्रॉब्लम आ गई तो उस प्रॉब्लम को डिफाइन करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना, प्रॉब्लम को डिफाइन करना। अब उस प्रॉब्लम को आपको आइसोलेट करना पड़ेगा। पुअर क्वालिटी है, किसकी क्वालिटी है, क्यों है, प्रोसेस पे कहां है, मटेरियल्स में कहां है, चेकिंग में क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, सप्लायर क्या दे रहे हैं, वेंडर्स ने क्या हमने उसके टर्म्स रखे थे, कंपनी को क्या चीज चाहिए। अब आप वहां पर आएंगे, रियली को प्रॉब्लम को आप मल्टी फेसेटली देखेंगे। आपका एक ग्रुप होगा, ग्रुप किसका होगा, जिसमें अलग अलग तरह के लोग होंगे, वो बैठेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉब्लम को डिफाइन कैसे किया जाए। और जब आप डिफाइन करेंगे तो कई कंस्ट्रेंट्स आएंगे, समझने का ना, क्वालिटी वाली मैनेजर की आ रही है, मटेरियल की आ रही है, वेंडर की आ रही है, स्पेसिफिकेशंस की आ रही है, रिक्वायरमेंट की आ रही है। अब आपका काम है इन कंस्ट्रेंट्स को कम करना। क्यों? जितने कम कंस्ट्रेंट्स होंगे प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना उतना आसान होगा। अब आप मार्केट जाएं और आपसे अब्बा कहें कि 1 किलो में एग्जैक्टली 3 आम लाने हैं और तीनों आम बिल्कुल अच्छे हो, पके हुए हो, बिल्कुल बराबर के पके हुए हो, तीनों आम बिल्कुल बराबर के साइज के हो, तो आपकी तैसी तैसी हो जाएगी। आप कहां टहलते रहेंगे इस तरह से? तो अब जितने कम कंस्ट्रेंट होंगे प्रॉब्लम सोल्यूशन उतना बेहतर होता है। फिर क्या करते हैं, कई बार प्रॉब्लम बड़ी होती है तो उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम में आप डिवाइड करते हैं। एग्री करते हैं आप लोग? प्रॉब्लम को डिफाइन करना, ये आप एग्री करते हैं नहीं, पहले बताइए बात। जी सर, करते हैं। तुम में से कितने वर्कशॉप करी होगी, उस वर्कशॉप में सिखाया गया होगा प्रॉब्लम का अप्रिसिएशन और प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन सिखाया गया होगा ना, प्रॉब्लम डेफिनेशन। अब जब प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं तो आप अपना गोल, मिशन, ऑब्जेक्टिव, पर्पस सब साथ में डिफाइन करते हैं। समझ रहे हैं आप? क्राइटेरिया होते हैं। सॉल्यूशन क्राइटेरिया क्या है कि स्पेक्स यहां पे हैं, मटेरियल यहां से है, वेंडर ये वाले रहेंगे, तो आपके कई क्राइटेरिया हो गए। ठीक है। फिर आपके साथ में आपको कितने दिनों में प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। हर प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो होती है एक प्रोजेक्ट होता है, और प्रोजेक्ट के अंदर इंडस्ट्री में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि स्कोप एंड टाइम। स्कोप क्या करना है और कितने टाइम में करना है। आपको हर आदमी को जो है टाइम बाउंड काम मिलता है और वो काम आपको उसी टाइम में करना होता है, उसके आगे पीछे नहीं करना होता, नहीं तो फिर जो है आपको भगा देती है इंडस्ट्री। उसके साथ साथ आपका इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, मेजरेबल्स क्या है, आप कंस्ट्रेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या चीजें हैं, और भी इसके रिलेटेड चीजें आ जाती हैं।
तो अंडरस्टैंड, मान लीजिए गवर्नमेंट ने यह माना कि वैक्सीनेशन एक प्रॉब्लम है, हमें लोगों को वैक्सीन नहीं लगा पाएंगे, पहले तो गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। मान लीजिए इस गवर्नमेंट ने मान लिया, अब आपको प्रॉब्लम को डिफाइन करनी है कि हिंदुस्तान में पूरे कंट्री को हमको 1 साल में वैक्सीन लगवानी और हमारे पास 130 करोड़ लोग हैं, इसमें से 100 करोड़ को वैक्सीन लगनी है। कैसे लगनी है, कितनी लगनी है, कहां से वैक्सीन आएगी, कहां से पैसे आएंगे, कौन लगाएगा, ये सब आपके कंस्ट्रेंट्स हो गए। कौन पैसे देगा, कौन कौन लोग नहीं देंगे, कैसे आएगा, तो ये चीजें आपके कंस्ट्रेंट्स हैं। इस चीज को समझिए आप। तो अब आपको जो वैक्सीन की पहले प्रॉब्लम समझी, आपने मानी, फिर आपने कहा हम इसको सॉल्व ऐसे करेंगे। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डिफाइन दी प्रॉब्लम। जब प्रॉब्लम डिफाइन हो जाए तो उसको एनालाइज किया जाता है, उसका थ्रेड बियरिंग, एक एक चीज देखते हैं क्या है, सब प्रॉब्लम क्या है। आपने कहा एक ब्रॉड फॉर्मुलेशन, टू वैक्सीनेट 1,000 million Indians by May 2022, when the center will be paying for the vaccinations through the CSR funds। बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। गवर्नमेंट को तो हर चीज पॉलिटिक्स है ना वहां पे। तो अगर गवर्नमेंट कहे कि CSR फंड से वैक्सीन लगेगी तो वैक्सीन तो 5 दिन लग जाएगी, कौन सा बड़ा काम है। CSR फंड में बहुत पैसा होता है, बहुत ज्यादा पैसा होता है। अगर आप पूरी दुनिया की आप सारी वैक्सीन खरीद ले मार्केट रेट पर तो 35,000 करोड़ की नहीं होगी, 50,000 करोड़ की नहीं होगी। 1,000 करोड़ का लोगों को लगाना है, 250-200 रुपए की वैक्सीन होती है। तो अगर 1 करोड़ की 200 करोड़ हो गई, 10 करोड़ की 2,000 हो गई, 100 करोड़ की 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ में और आप पैसा जोड़ दें इधर उधर का तो 30-40,000 करोड़ में आप सारी वैक्सीन लगवा सकते हैं 100 लोगों को। और 100,000 4 से 300 करोड़ 30,000 करोड़ रुपए इस गवर्नमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बहुत आसानी से पैसा CSR फंड में आ जाता है। गवर्नमेंट कहते हैं कि भाई ये वैक्सीन फंड है, सारे CSR फंड का पैसा इसी में जाएगा, अगले महीने सारा पैसा आ जाएगा। जो प्रोजेक्ट्स चल नहीं रहे हैं सब पैसा आ गया। अब आपको वैक्सीन लगवानी कौन सी है, कौन लगाएगा, पैसा कैसे, और ये जो है किस कंपनी के लिए जाएगी, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो अब आपकी जो एनालिसिस वाला पार्ट है कि डेटा अप्लाई होगा, कौन लोग कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे वैक्सीन लग पाएगी, कौन जाएगा, क्या लॉजिस्टिक्स होगी, ये आपको समझना होगा। तो अब आपका सेकेंड पार्ट जो है वो एनालिसिस का है। एनालिसिस के लिए आप फ्लो प्रोसेस चार्ट बनाएंगे, कैसे लगाई जाएगी, फ्लो डायग्राम कैसे मूव होगा, कितने आप कौन कौन कितना काम करेगा, चार्ट्स बनेंगे। तो आप इस तरह से चार्ट्स बनाएंगे। आप प्रेजेंट तरीका जो वैक्सीन का है उसको आपने निकाला, आपने कहा ये प्रेजेंट तरीका है, ये हमारा नेक्स्ट तरीका होगा। और हमें ये देखना है कि उसकी एफिकेसी कम ना हो, कोल्ड चेन ना ब्रेक करें, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये चीज आप समझिए कि आपके पास जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के चार्ट्स और ग्राफ्स होते हैं आप उसके थ्रू ये काम करेंगे। आप प्रॉब्लम को फिर से एग्जामिन करेंगे, एक्टिविटीज कैसी होंगी, कहां से किया जाएगा, तो कौन सा बेहतर क्राइटेरिया है, कौन सा बेसिक क्राइटेरिया है, कौन सा बेस्ट क्राइटेरिया है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो पहली चीज हो गई कि आपने प्रॉब्लम को डिफाइन किया, दूसरी चीज हो गई प्रॉब्लम को एनालाइज किया। ठीक है ना ये कि भाई ये नमाज पढ़ने चले गए, हाँ ठीक है ना, ये आप ये बात समझिए कि अभी नमाज में टाइम दूंगा आपको, जो खुद भी पढ़नी है मुझे, हमारे यहाँ भी टाइम हो गया है लखनऊ दिल्ली में। तो अब आपको एनालिसिस वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट।
आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है, सब प्रॉब्लम क्या है, लॉजिस्टिक्स कहाँ है, पैसा कहाँ है, कौन करेगा, कैसे करेगा, कहाँ किया जाएगा, तो ये सब चीजें आपको ये तो फर्स्ट यूनिट सर, ये तो फर्स्ट यूनिट चल रहा ना सर। हाँ फर्स्ट यूनिट चल रहा ना। हाँ सर ये फर्स्ट यूनिट चल रहा ना, पहली यूनिट है ना। भाई देखो ऐसा है, हम यूनिट को नहीं जानते। अच्छा, हाँ टॉपिक बात कर रहे हैं। क्योंकि हमने सिलेबस चेंज कर दिया है और हमने डिटेलिंग बहुत करी है। ठीक, नया सिलेबस हम लोग को कहाँ से मिलेगा सर? ये बात तो बहुत, वो था तो उसका जिसको गूगल क्लासरूम पे भेज देते सर, ये बात ये कर देते हैं। कौन पूछ रहा है इसको हमसे? नातिक इकबाल सर। नातिक इकबाल, तो तुमको हम सिलेबस, ठीक है हम देखते हैं। हाँ सर गूगल, हाँ सर का मेरे पास पुराना वाला है सर, उसे पता चला पहली यूनिट में ये जहाँ पर सिस्टम। अच्छा एक बार बताओ नातिक, कि ये बताओ कि जब हम सवाल पढ़ा रहे थे तो तुमको बीच में यही चीज क्यों याद आई? नहीं वो नहीं हम बता दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। जब मैं कोई बहुत सीरियस बात आपसे कर रहा हूं किसी प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए, आपको ये चीज क्यों याद आई? ये जज नहीं कर पा रहा था मैं सर कि नहीं बता दो, मुझे बता दो क्यों उसमें याद आई? सर दो फैक्टर था सर, एक तो ये पहली यूनिट था क्लास। ये बताओ नहीं, पहली यूनिट हो चाहे आखिरी यूनिट हो, इससे फर्क क्या पड़ता है? नहीं था क्या बोले सर, बताने में था सर। नहीं आप तो क्या फर्क पड़ता, आप बताइए। आप नातिक इकबाल कहाँ रह रहे हैं? मेरे ख्याल से आप गांव में रह रहे हैं। नहीं आप कहाँ रह रहे हैं? बिहार में भी। बिल्कुल सही कहा। मुझे मालूम है कि ये जो नेचर है कंप्लासेंसी का और दूसरों में प्रॉब्लम ढूंढने का, वो नेचर वहीं से आता है। मैं आपको बहुत सीरियस चीज पढ़ा रहा हूं, अगर आपने पैसा देके कभी ये पढ़ा हो ना, आपने कभी ये प्रोग्राम्स किए हो, तब आपको मालूम होगा कि क्या चीज होती है प्रॉब्लम सॉल्यूशन। अच्छा बताइए मैं पढ़ा क्या रहा था, चलिए बताइए, मैं आपको आगे में बता दूं 3 मिनट में। सर आप वो प्रॉब्लम को एक एनालाइज करना, पता करना, उसके यही बता दिया मैं जाना। हाँ सर आपने पढ़ाया था कि जैसे कोई प्रॉब्लम है उसको पहले जानना, उसके पहले क्या है, उसके पहले क्या था, जज करना। तो पहले सबसे आप स्टेप बताइए, मैंने क्या क्या स्टेप बताए थे? स्टेप तो आप ये गवर्नमेंट से पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप वही है कि आप पहला स्टेप क्या है सर? आप आप मुझे नीतीश वाला जवाब मत दीजिए, आप नीतीश वाला जवाब मत दीजिए, आप बताइए पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि उसको कंसंट्रेट होकर जानना कि क्या है नहीं है। अरे कंसंट्रेट क्यों बात करो बेवकूफी की, सही बात बताओ। हमने कंसंट्रेट वर्ड ही यूज नहीं किया है। बाबू आपको ये मालूम नहीं कि आप काम क्या कर रहे हैं। आप आम के बाग में बैठ के पेड़ में आम तोड़ रहे हैं, मोबाइल चालू कर दिया और बीच में एक दाग दिया, सर अनानास नहीं मिल रहा है। आपको मालूम ही नहीं हो क्या रहा है क्लास में। देखिए नातिक साहब, आपका तो नाम भी सही लिखा नहीं है, उसमें रोल नंबर लगा ही नहीं है। रोल नंबर लगाया मैंने तो नाम ठीक करिए ना, रोल नंबर कहाँ लगाया? नातिक इकबाल में रोल नंबर नहीं लगा हुआ, नहीं लगा। 16 BME 8026 लगा हुआ सर, अभी मैंने टाइप किया हूँ। नहीं रोल नंबर है नहीं आपके नाम से, नातिक इकबाल लिखा हुआ। देखता हूँ। तो देखो बेटा एक बात तुम समझो, एक बात समझिए, ये जो एटीट्यूड है ना, आप पहले चीज को समझिए, आपका हो ना पढ़ना क्या है आपको, उसके बाद आप बताइए कि यूनिट कौन सी चल रही है। यूनिट तो देखी जाएगी, पढ़े ना पढ़े आपका फर्क पड़ जाएगा, आपको कोई फर्क पड़ पड़ जाएगा आपको। आप तो अपने आप किसी कॉपी कर जमा कर देंगे सेशनल टेस्ट में, और क्या। बताइए ललित, क्या तुम्हारे यहां ऐसा बताया गया है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच? नहीं सर, मेरा एक्चुअली फील्ड दूसरा है, लेकिन आप जो बता रहे थे सही बता रहे थे। वैसे पहला स्टेप वो प्रॉब्लम डेफिनेशन का था आपका।
नहीं, ऐसा होता है हर कंपनी में लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉब्लम सॉल्यूशन की। और काइजन जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काइजन बहुत ज्यादा कॉमन है। यस हर आप छोटी छोटी चीजों पे आप कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते हैं। अब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को एज ए प्रोजेक्ट देखा जाता है और जो करता है उसको दिखाया जाता है, वो आगे बढ़ता है, उसको उसका इनाम मिलता है। सर लेकिन हमारा जब आप शॉप फ्लोर पे आप जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स मिलती हैं। तुम क्या काम करते हो? तुम्हें प्रॉब्लम डेली मिलती होंगी। एक्चुअली हमारा सेक्टर सर रेलवे का है ना, तो हमें जो ट्रेनिंग दी जाती है वो हमारे सेफ्टी सर्कुलर्स और हमारे एसओपीज जो हैं वो अलग है। मतलब जो ऑटोमोबाइल सेक्टर और जो नहीं सुन तो नहीं, ऑटोमोबाइल नहीं, तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी होती क्या कभी? नहीं सर, उस तरह से तो नहीं करनी होती क्योंकि हमारा तो टेक्निकल इश्यूज ही चलते हैं सर। पर उसमें मतलब दे सकते हैं वो लोग ये ट्रेनिंग भी। हाँ जी सर। टेक्निकल इश्यू में तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा वर्क क्या है वहाँ पे? नहीं सर, मेरा तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ही है, ऑपरेशन। उसमें क्या काम करते हो तुम? नहीं, उसमें क्या काम करते हो एडमिनिस्ट्रेशन में? हमारा सर वही मैन पावर, रेवेन्यू, पार्किंग सिस्टम, हाउसकीपिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब पार्किंग कंप्लेंट्स का, ठीक, पब्लिक कंप्लेंट्स। अब जिससे बताता हूँ आपको, पार्किंग कंप्लेंट्स, ठीक। अब आप जो हैं जानते हैं कि पार्किंग कैसे इंप्रूव की जाए, तो ये प्रॉब्लम नहीं है आपका काम। बिल्कुल है सर। चलिए, अब मैंने अभी देखा जामिया में मेट्रो वालों को जामिया ने जगह दी, ठीक। अब उन लोगों ने पहले तो फुटपाथ बनाया, उसके बाद में रेलिंग भी लगा दी ताकि गाड़ी अंदर चली जाए। अब उसके बाद रोड जो थी जिसमें कि 30-35 फुट की रोड थी वो 20 फुट में आ गई। हाँ जी सर। अब उसमें से गाड़ी निकल नहीं पाएगी। अच्छा, लोगों का जो सोशल बिहेवियर है यहाँ पे कि एक सवारी के लिए एक ऑटो वाला वहां खड़ा रहेगा बाहर रोड पे, वो अपना क्यों नहीं फॉलो करेगा? और पुलिस वाले से उसका साठगांठ होती है, महीने का पैसा जाता है। तो आप यहां पे जाम लगा रहेगा। मैं ये चीज देख रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं कि हर जगह मेट्रो जो है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से चेंज कर रहा है। देखा ना तुमने? हाँ सर, लेकिन अब वो हाल्ट एंड गो का नया प्रोविजन बन रहा है, उसमें हाल्ट एंड गो की अलग से लेन्स बना रहे हैं। जैसे जामिया में भी आपने देखा हो, नीचे अलग से लेन्स बन रही है, सुखदेव विहार में। वो हाल्ट एंड गो तो होगा ही नहीं ना, ये बट वही दिक्कत है, वो हाल्ट एंड गो होता नहीं, उसमें लोग जाम लगाना चालू कर देते हैं, परमानेंट खड़े हो जाते हैं। तो भाई पुलिस वाला है, 100 रुपए लेगा भाई। तुम देखो, तुम तो रेलवे स्टेशन पे जाओ, रेलवे स्टेशन पे जाइए और वहां पर हाल्ट एंड गो तो है ही नहीं कोई चीज। इतनी बड़ी से सिस्टम में भी वो काम नहीं करता है। तो आप लोगों ने इस चीज को सोचा नहीं कभी कि जो हम बना रहे हैं, क्योंकि होगा क्या, इससे पूरे शहर में जाम लग जाएगा, फिर लोग पीआईएल करेंगे, फिर कहा जाएगा तोड़ दो, सब तोड़ दो। जब तोड़ने के बाद ऑर्डर आएगा तो बहुत बड़ा पैसा खर्च होगा, बहुत महंगा है ये, कहीं करोड़ का काम हो रहा है। हाँ, ये प्रोजेक्ट जो है सर वो हायर लेवल पे डिसाइड हुआ है और उसमें दिल्ली गवर्नमेंट भी है, पार्टी एमसीडी भी है, पीडब्ल्यूडी भी है। भाई मैं बताऊं आपसे, मैं बताता हूँ बहुत सिंपल सी बात। कल एक मेरे चीफ थे, मैं बात हो रही थी, लखनऊ में एयरपोर्ट आपने सेल कर दिया अदनी को। अब एयरपोर्ट पे आने के लिए हजरतगंज से रोड बनी हुई, बहुत अच्छी रोड है, शहीद पथ है, बहुत अच्छी रोड है। और उस रोड से आप 22 मिनट में आ जाते हैं नॉर्मल ट्रैफिक में। यस सर। अब क्या किया कि उनको उसको बेनिफिट पहुंचाना है। अब एक लिंक बनाया जा रहा है जो 1000 करोड़ का है, जो सिर्फ उसको 20 मिनट में करेगा। तो जो 22 से 20 मिनट हो गया, तो 2 मिनट के बेनिफिट के लिए आपने 1000 करोड़ का लिंक बना रहे हैं। आप एक और रोड बना रहे हैं ऊपर से, लिंक रोड ऊपर से। इज दिस अ गुड प्रोजेक्ट? आपको प्रॉब्लम आपको मालूम ही नहीं है। उनका ये कहना है कि प्रॉब्लम है कि टाइम ज्यादा लगता है। उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सर ये वही है, कई जगह सिविल के जो काफी बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बने हैं, सब कुछ अफसरशाही के चलते हुए कुछ ये सब गड़बड़ चल रहा है इंडिया में। नहीं, अफसरशाही नहीं होती है उसमें, नहीं, और दूसरा करप्शन चल रहा है। तो करप्शन होता है उसमें, जिसके इलाके में प्रोजेक्ट आएगा उसको पैसा मिलेगा, बाकी लोगों को मिलेगा। और मैं बताऊं आपसे कि
क्या होता है, करीब करीब 40% तक रिश्वत में जाता है। बिल्कुल सही। 40%। अब जब 40% तो बहुत कम बता रहा हूं मैं, लोकल मिनिस्टर लेगा, एमएलए लेगा, डीएम लेगा, पुलिस वाला लेगा, उसके बाद में कंट्रैक्टर सबको देगा। अब कंट्रैक्टर खाएगा क्या? इसीलिए मेट्रो क्या करती है, लोकल कंट्रैक्टर रखती है। तो लोकल कंट्रैक्टर की सब सेटिंग होती है, जल्दी काम कर देता है। ये करते हैं ना मेट्रो वाले। तो नहीं सर, बड़े प्रोजेक्ट फेज 4 के तो बड़े कॉन्ट्रैक्टर को दिए जाते हैं, बड़ा कॉन्ट्रैक्टर आगे प्रैक्टिकल कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ता है। छोटे लोकल कंट्रैक्टर होते हैं। मतलब हम लोग बड़े कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं, फिर वो आगे छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर पकड़ देते हैं, पैटी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब देखो, प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब जैसे मैंने देखा रोड पे यहां पर गड्ढे हो जाते हैं। रोड पे गड्ढे क्यों होते हैं? क्योंकि जब आप ब्रेक लगाते हैं तो वहां पर लोडिंग होती है। उस लोडिंग से थोड़ा सा जो तुम्हारा तारकोल है वो आगे बढ़ जाता है। बार बार उसी जहां ब्रेक लगने से वहां पे गड्ढा हो जाता है। और अगर बारिश हो गई और ब्रेक लगा दिया तो और बड़ा गड्ढा हो जाता है। ये गड्ढे इसलिए होते हैं। अब आपका ये काम है कि आप ये सोचिए कि लोग यहां ब्रेक ना लगाएं। क्यों ब्रेक लगाएं? तो ये प्रॉब्लम है गड्ढा। और सोल्यूशन क्या होता है उसका? सोल्यूशन ये होता है कि उस गड्ढे को साफ किया, थोड़ा सा उस पर सीमेंट भर दी, और कुछ हुआ तो एक प्रोजेक्ट और पास कर दिया, आपने इस पर 2 इंच की और लेयर डाल दी। क्यों? क्योंकि हमने प्रॉब्लम को समझा ही नहीं। You have not been able to understand the problem. The problem is of braking. The problem is of traffic. The problem is not of that गड्ढा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। हम लोग की साथ एक प्रॉब्लम है, जो कॉर्पोरेट वाले तो बड़ा अच्छा करते हैं, बट ये लोग कर नहीं पाते हमारे यहां के लोग। मैं तो खुद देखता हूं कि कैसे लोग काम करते हैं प्रोजेक्ट्स में। मैंने आर्बिट्रेशन भी किया है काफी दिन, बड़े बड़े आर्बिट्रेशन किए, और सब देखा है क्या बुरा हाल है। तो ये एक चीज समझिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का सबसे पहला पार्ट है कि यू एग्री, द ग्रुप एग्री, द स्टेक होल्डर एग्री दैट देयर इज अ प्रॉब्लम। गड्ढा बनना एक प्रॉब्लम है, पहले तो ये मानना पड़ेगा। फिर इस प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ेगा। उस प्रॉब्लम को आप डिफाइन कैसे करेंगे? उसको फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। जब आप उसको प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, चीजें करेंगे, तो आपको लगेगा। फिर सेकंड पार्ट एनालिसिस का आता है कि ये तो गड्ढे की प्रॉब्लम नहीं है, ये ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। ये ट्रैफिक गलत डिजाइन की गई है। आपने एकदम से स्पीड जोन चेंज कर दिया है। आपने जो रोड बनी है उसके नॉर्म्स प्रॉपर नहीं फॉलो किए गए। जो होता क्या है कि रोड के नॉर्म्स होते हैं कि 8-9 इंच की रोड बनती है, आपने क्लियरिंग कर दी 2 इंच की, बेकार है। आपको 8-9 इंच की ही रोड बनानी पड़ेगी उसकी जगह पर। अगर गड्ढा है तो उसको पूरा निकाल के आपको वहां फिर 9 इंच की रोड डालनी पड़ेगी उस जगह पर। तो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। So then analysis is a very important part where you take up the की प्रॉब्लम जो फॉर्मुलेट हुई है उसके क्राइटेरिया क्या है? उसका स्टेटमेंट क्या है, और आप चार्ट्स को, ग्राफ्स को यूज करके उस प्रॉब्लम को देखें। आप प्रॉब्लम्स को री एग्जामिन करेंगे और रीफॉर्मुलेट भी करेंगे। यू विल रीफॉर्मुलेट एंड अल्टीमेटली यू कम टू अ कंक्रीट प्रॉब्लम डेफिनेशन। And this is a very important part. Third step है searching for possible solutions. आपकी प्रॉब्लम स्टैंडर्डाइज हो गई। आपने उसने कहा कि भाई सर यहां पर जो है आपकी स्पीड जोन चेंज हो रही है, लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और रोड जो है ये बहुत हैवी है, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। हमें यहाँ सिर्फ रात में थोड़ी देर के लिए सीमेंट डाल सकते हैं, और हम इसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं प्रॉपरली। तो फिर आप प्रिफर्ड सॉल्यूशन। कई लोग यहां पे बहुत इंपॉर्टेंटली रूट कॉज एनालिसिस लगाते हैं। ये हुआ क्यों?
फिश बोन डायग्राम बनाएंगे, RCA लगाएंगे, फिर यहाँ PDCA लगाया जाएगा और आप कई सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। एक सॉल्यूशन तो ये आया कि रेड लाइट हटा दिए यहां से, जो आश्रम पे गड्ढे आ जाते हैं। क्यों गड्ढे आते हैं? तेज तेज गाड़ियां आती हैं, तड़ से आश्रम पलट लेती है। ठीक, तो जस्ट रेड लाइट से पहले गड्ढे होते हैं। जब गड्ढे हो जाते हैं तो फिर सारी ट्रैफिक खराब हो जाती है, गाड़ियां स्लो हो जाती हैं और आप उसको चेंज नहीं कर सकते। बहुत हैवी है, तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तब आपको कई सोल्यूशन, एक सोल्यूशन तो ये है कि आपने वहां मट्टी भर दी, एक सोल्यूशन ये है कि आपने वहां पे लाइटिंग चेंज कर दी, एक सोल्यूशन ये है आपने सोचा यहाँ पे राउंड अबाउट बना दिया जाए, एक सोल्यूशन ये है कि आपने कहा यहाँ से रेड लाइटिंग खत्म कर दी जाए, तो जो आ रहा है वैसे चला जाएगा, ब्रेकिंग करेगा ही नहीं वहां पे। एक सोल्यूशन ये कि ट्रैफिक का जोन चेंज कर दिया जाए। ठीक है ना, दिस अंडरस्टैंड। और उसके साथ साथ एक सोल्यूशन ये कि रिपेयरिंग के नॉर्म्स चेंज कर दिए जाए। जो हमारी रोड रिपेयरिंग होती है उसके इंटरनेशनल नॉर्म्स होते हैं, वो कर दी जाए, इंस्टेड ऑफ जस्ट ये मट्टी भरना हो उस पर सीमेंट भरने को। तो दिस इज सॉल्यूशंस, पॉसिबल सॉल्यूशंस। So we have to come to possible solutions. And then after that possible solution, you have to take a broad and idealistic view in considering possible solution. जितने solution सबको लिखिए, उनका एक व्यू बनाइए, उसके बारे में डिस्कस कीजिए और उसके बाद में जो बेस्ट सोल्यूशन है उसको लीजिए, उसको इवेल्युएट कीजिए। अब आपने इवेल्युएट किया कि भाई ये सोल्यूशन इतने का पैसा आएगा, इसमें इतना आएगा, इसमें इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा अवेलेबल है, इतना फायदा होगा, इतना नुकसान होगा, इतने एक्सीडेंट्स हैं, फ्यूचर में रूल्स बन सकते हैं, कोर्ट में फाइन लगा सकती है, ये चीजें कई चीजें हैं। तो दिस इज यू इवेल्युएट दी ऑल्टरनेटिव्स। अब आपके कई सॉल्यूशंस हैं, उसके ऑल्टरनेटिव्स हैं और उसको आपने प्रॉपरली एग्जामिन किया और आपने डिसाइड किया कि कौन सा सॉल्यूशन बेस्ट होगा। अब ये जो सॉल्यूशंस हैं आप किसको प्रेजेंट करेंगे? मैनेजमेंट को। तो अब जैसे कि पार्किंग की बात हो रही है, मेट्रो की पार्किंग एक इंपॉर्टेंट पार्किंग है। जनरली मेट्रो के पास स्पेस नहीं है पार्किंग के लिए, बहुत कम स्पेस है क्योंकि उसको लोगों ने स्पेस दी है। अब मेट्रो ने सरफेस पार्किंग करी हर जगह पर, मेट्रो ने कहीं पर भी मल्टी स्टोरी पार्किंग नहीं करी। ने बनाई है सर, 2-4 जगह रोहिणी स्क्लेरा पे भी बनी है, जनकपुरी में बनाई है। हाँ जी। अच्छा, मल्टी स्टोरी पार्किंग का बेनिफिट चलती है सर? वो तो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के अंदर वाला सीधा ही कॉन्ट्रैक्टर को दे दी जाती है 30 साल के लिए, हम उससे एक फिक्स्ड लाइसेंस भी लेते हैं बस। तो हमारे लिए तो प्रॉफिट ही है। नहीं, आपको तो लैंड की कॉस्ट देनी नहीं पड़ती ना। जैसे जामिया ने आपको लैंड दी है, 8 लाख रुपए गज है यहाँ पे जमीन। जामिया ने दी होगी, जामिया पहले डीडीए को देगी, हम डीडीए से लेते हैं। ना, नहीं, जामिया ने तो डीडीए से आपको दी है ना। जामिया, आपने डीडीओ को लिखा कि मुझे जमीन चाहिए यहाँ, तो जामिया ने डीडीओ को दे दी जमीन। हाँ जी। और 8 लाख रुपए गज की जमीन है, वो आपको फ्री मिली है। नहीं, फ्री में तो नहीं मिली होगी, डीएमआरसी पे करती है सर पैसा, जमीन का डीडीओ करती है। नहीं, डीएमआरसी वहां पे करती है जहां पर की रिहेबिलिटेट करना पड़ता है, जहां पर लोगों को हटाना पड़ता है सर्किल रेट के हिसाब से। जैसे कि आपने फरीदाबाद में किया, आपने पे कर दिया। नहीं, बाकी जगह भी किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, जो भी रेट्स होते हैं हुड्डा को भी पे किया जाता है। जैसे हरियाणा में तो नहीं है, हरियाणा में तो खैर लैंड उन्होंने बोला कि हम देंगे, या तो अगर स्टेट ने बोला कि अगर हम देंगे, स्टेट ने बनाई है तो फिर हम नहीं देंगे। डीडीए देती है आपका, आप मुआवजा नहीं देते हैं, डीडीए मुआवजा देती है। ठीक। जैसे कि इस एरिया में जो अनऑथराइज्ड एरिया है, यहाँ के सर्किल रेट्स फर्क होते हैं और एक्चुअल रेट्स फर्क होते हैं, तो डीडीए जो होती है सर्किल रेट के हिसाब से मुआवजा, उसी हिसाब से लेते है ना। बिल्डिंग की कॉस्ट निकाले कितना है, बिल्डिंग कितना है, तो डीडीए मुआवजा देती है। आपको तो करीब सस्ता पड़ता है, आपको बहुत कम रेट होते हैं, आपके रेट तो बहुत खराब होते हैं। जो पूरी वायबिलिटी मेट्रो की है वो सिर्फ इसी वजह से है कि जमीन फ्री है। अगर जमीन फ्री नहीं की जाती होती, इतनी सस्ती नहीं मिलती, तो मेट्रो चल ही नहीं पाती। मेट्रो नहीं चल पाती क्योंकि आप पूरा शहर बसा चुके हैं। जनरली मेट्रो तब बनती जब शहर बनने वाला होता है। सर, तुम लोग कभी बाहर भेजे गए हो इंडिया के बाहर? सर, हमारे सीनियर लोग जाते हैं वैसे, पर यह कि मेट्रो फाइनेंशियल प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल होता ही नहीं है कभी भी, और कहीं भी नहीं है। ये सिर्फ इकोनॉमिकली, सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स देता है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं है मेट्रो के हिसाब से।
हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारी पूरी नहीं होती है, हम सिर्फ ऑपरेशनल प्रॉफिट में रहते हैं। हम सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे रहे हैं सोसाइटी को कि एक्सीडेंट्स रिड्यूस हो रहे हैं, पोल्यूशन कम हो रहा है, सिटी का ट्रेवल टाइम लोगों का रिड्यूस हो रहा है तो उनका टाइम बच रहा है। इस तरह के अगर बेनिफिट्स वो देखे जाएंगे तब फिर वो बेनिफिट लगता है। जैसे मैंने हांगकांग की मेट्रो देखी, मैंने हांगकांग की मेट्रो अंदर गई है, समुद्र के अंदर से निकली है, ट्यूब गई है, अंडरग्राउंड है, और मेट्रो में टीडी ज्यादा है, वो थोड़ा बेनिफिट में ज्यादा है। वो महंगी बहुत है, महंगी बहुत है, वो बहुत महंगी है। अब शिकागो मेट्रो बहुत सस्ती है। तो हर मेट्रो का हिसाब किताब अलग है भाई, उसका पैसा इतना भाव दे रहे हैं लोग, क्योंकि वहां पर वो कह रहा है, वहां पर ऐसा है गाड़ी रखना इतना महंगा है कि टैक्सी का फेयर इतना ज्यादा है कि मेट्रो का महंगा फेयर भी चल जाता है। जैसे वहां पर सिटी सेंटर से हांगकांग एयरपोर्ट $100 में मेट्रो जाती है, $100 में, 1000 रुपया उनके हिसाब से, और मुश्किल से 20 किलोमीटर होगा वो, और कहीं रुकती नहीं है। सिटी सेंटर से निकलेगी तड़प से वहां पहुंचेगी और वापस आएगी, और पूरी फुल होती है। अब बताइए कितना प्रॉफिटेबल है वो। यहां प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता वो चीज। या तो फेयर फिक्सेशन कमेटी से डिसाइड करवाना पड़ता है। देखो ऐसा है कि मेट्रो जो है वो कॉमन मैन के लिए बनाई गई है। हाँ जी सर। वहां पे कॉमन मैन की इनकम इतनी ज्यादा होती है कि वो $1000 देता ही है, $100 देता है आराम से। क्योंकि अगर वो टैक्सीज जाएगा तो $500 देने पड़ेंगे उसको, बस से जाएगा तो $200 देने पड़ेंगे, तो मेट्रो सस्ती पड़ती है उसको, इसलिए मेट्रो से जाता है। तो खैर एनी हाउ, तो वी हैव सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा कि तुम एक अच्छा सा इस पे फिर से एक बड़ा सा अच्छा सा वीडियो दिखा के तुम्हें बता के कि व्हाई शुड वी गो फॉर प्रॉब्लम सॉल्यूशन, एंड इट हैज टू बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब आपका फिफ्थ जो होता है पार्ट, वो रिकमेंडेशन फॉर एक्शन होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करना, ग्रुप एक्नॉलेज करें, स्टेक होल्डर एक्नॉलेज करें, ये प्रॉब्लम है। जैसे कि आज तक आप लोगों ने ये एक्नॉलेज नहीं किया कि जो हॉल्ट एंड गो वाला सेक्टर है वो एक प्रॉब्लम है। आपको एक गाइडलाइन मिली, आपने इंप्लीमेंट कर दिया। वहां तो ये होता है कि एक ऑर्डर आया ऑफिस मंत्रालय से, वो इंप्लीमेंट कर दिया गया। तो प्रॉब्लम सोल्यूशन तो है ही नहीं, वो प्रॉब्लम क्रिएशन है। अब वो हॉल्ट एंड गो है, उस पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए, मेट्रो के इतने पैसे खर्च हुए। यहां मेट्रो के पैसे खर्च हो रहे हैं इसमें, और ये पैसे जो खर्च हो रहे हैं वो उस मेट्रो को उससे कुछ मिलना नहीं है, उससे कोई रेवेन्यू नहीं मिलना है। अगर आप अपने ऊपर 2 स्टोरी और खड़ी कर देंगे, उसमें होटल खोल देंगे तो आपको रेवेन्यू मिलेगा उससे। अगर आप पार्किंग को जब सेल कर देंगे तो आपको रेवेन्यू मिलेगा, मगर यहां से कोई रेवेन्यू नहीं मिलेगा। हॉल्ट एंड गो से मिलेगा नहीं, कोई रेवेन्यू नहीं है सर, ये तो करता और आपको मेंटेन भी करना पड़ेगा, आदमी बाहर खड़ा करना पड़ेगा, है वो लोगों को लगाए, लाइन पे लगाए, और उस पर ग्रिल बनानी पड़ेगी, पत्थर लगाने पड़ेंगे, वो बहुत महंगा प्रोजेक्ट होता है। दैट इज शेयर वेस्टेज ऑफ मनी। अगर आपको मेट्रो को वायबल बनाना है तो ऑपरेशनल कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, ऑपरेशनल वायबल होना चाहिए। आप ये माने कि 5 साल में हम पूरी मेट्रो के रेट चेंज कर देंगे, 5 साल में हम पूरा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन चेंज कर देंगे, कंटिन्यूअस यूज होता है। हम सारे सॉफ्टवेयर नाम, तब हम उसके हिसाब से पूरा इनका एक अमोर्टाइजेशन पीरियड के हिसाब से हम पूरा बनाए कि हम कैसे, कितना पैसा हमको चाहिए, और उस हिसाब से हम मांगे। अब उसको कैसे सब्सिडाइज किया जाएगा, कई तरीके होते हैं। आपको परमिशन दे दी गई कि जाकिर नगर जमिया वाले में आप 2 फ्लोर और खड़ी कर लीजिए, और 2 फ्लोर पे आप दुकानें बनाइए, लोग अपना होटल बनाए, आपको किराया दें बैठ के। आपकी पार्किंग मल्टी स्टोरी हो जाएगी, लोग अपना यूज करें, आपको किराया दें, आपकी लाइसेंस फीस बढ़ जाएगी, तो आपके लिए वो स्टेट वाइबल हो जाएगी, कम किराए पर भी वाइबल हो जाएगी, अगर आपको ऑपरेशनल इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो ये बात तो मेट्रो की थी, बात में कर रहा हूं सोल्यूशन में। तो देयर कैन बी वेरियस सॉल्यूशंस। देन अगेन आई कम बैक टू दैट द फर्स्ट थिंग इज टू दैट यू रिकॉग्नाइज देयर इज अ प्रॉब्लम, फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम, एनालाइज द प्रॉब्लम, देन आफ्टर एनालिसिस क्या करेंगे आप, सर्च करेंगे सॉल्यूशंस को, फिर इनको सॉल्यूशंस को कंपेयर करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, फिर इसको आप रिकमेंड करेंगे इंप्लीमेंटेशन के लिए। ये 5 स्टेप प्रोसेस है। लगता बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है, बट इट रियली हैपेंस लाइक दैट। ठीक है, आप जाइए हमारे, और आप लोग जाके अपना जो है आराम से, ये कौन है ये, शहजाद, हाँ भाई नातिक जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। हमारे भाई साहब, हाँ क्या हुआ, नमाज पढ़ी नहीं पढ़ ली आपने?
जी सर, नमाज नहीं पढ़ पाए अभी, वो तो बहुत पहले टाइम हो गया था, मेरे यहाँ तो 6 बजे हो गया था सर, 6:15 बजे, 6:15 बजे किस दुनिया में टाइम होता है बाबू? 6:27 में हो गया था सर। तुम्हारे यहाँ क्या बिहार में कोई और इंसान कोई और घड़ी चलती है? नहीं नहीं सर, थोड़ा तो वेरिएशन होता है सर, थोड़ा तो टाइम का वेरी है सर। भाई एक घंटे का वेरिएशन। 1 घंटे का वेरिएशन है? 6:27 का होता, 7:27 का सर हो रहा सर, मैं बता रहा हूँ। क्या मजाक कर रहे हो यार नाती भाई? 45 मिनट का अरे है। यार हाँ, सही बोल रहा हूँ मेरे यार। यहाँ भी है सर 6 सही बोल रहे हैं भाई। मेरे यहाँ से गलत नाम 23 में है, 6:23। हाँ, पता करो आप। रमजान में भी 6:23 पे है? 40-45 जी सर, रमजान में 40-45 मिनट का सर वेरिएशन होता है बिहार में और दिल्ली में। सर ईस्ट की तरफ जितना बढ़ता है उतना टाइम कम होता जाता है। जी सर। देखो भाई, बेटा जैसे हम लोग का सर अगर हम चले गए तो 30 मिनट, हम्म, और अगर हम पंजाब वहां चले गए, अमृतसर चले गए तो 10 मिनट। सब मिला के इंडिया से वहां तक का 1 घंटे का वेरिएशन होता है पूरा हाँ वही सर। पूरा। बट बिहार तो 1000 किलोमीटर ही है दिल्ली से, कोई बहुत बड़ी जान जैसे थोड़ी सर है। यूपी में हम लोग का सर बिहार से 10 मिनट का फर्क है, 35-36 पे। चलो खैर, जाओ भाई नमाज पढ़ो भाई, टाइम अभी है, 1 घंटा 25 मिनट टाइम होता है, जाओ पढ़ लो पूरा। ठीक। दिमाग खराब होता, वही मसला है। यही चमका नहीं, हम कहूँ नहीं क्या हुआ भाई? अटेंडेंस हो गया क्या? चले अलग तरीके। वसीम क्या? हाँ हो गया, जाओ घूमो, तुम शादी में जाओगे। शादी में जाओ, हाँ अपने शादी में बुला लो। चलो करते हैं। अरे क्लास खत्म हो गया क्या या दोबारा ज्वाइन करना है? नहीं अब कोई सर ओयो में शादी नहीं होता है बेटा। क्या बकवास कर रहे हो कामरान भाई यार, खामा खा याद दिला रहे हो। मजाक लग रहा है, ज्यादा मिस कर रहा है का? नहीं नहीं यार, ऑफिस के काम से इधर उधर आना जाना लगा रहता है ना, इसलिए मिस कर रहा हूँ। अबे अटेंडेंस का क्या करना है? वही में जाओगे का? अरे बेटा पहले दाढ़ी तो उगा लो। टियर 3 सिटी में बेटा वही मिलता है। क्लास हो गया भाई? अबे अटेंडेंस का लग करना तो क्या? सही रहा है सर, अटेंडेंस ले लिया यार, जाओ जाओ। ले लिए सर ने? ले लिए। नहीं भाई ले लिया, प्रेजेंट रहे होगे तो हो गई होगी अटेंडेंस। तू ही ले रहा है क्या? यार ले, टाइप करके मैं भेज दे रहा हूँ। कामरान अहमद 18। अब थोड़ी होगी स्क्रीनशॉट, वो तो सब खत्म हो गया सर, खुद ही क्लास को कर अंग्रेजी मत मारो, दिए। नोट कर लो नंबर। बहुत ले रहे हो लोगों का, नोट कर लो। चल ठीक। अरे ललित भाई, अब तो उनकी जावेद सर की होगी ना?